चलिए सर। हो रहा है? हाँ हो रहा है। यस श्योर। हाँ इसके वजह Stable से ना आ हो। जाता है तो नहीं होता है। वो दिन अच्छा हुआ। और दो बार सुनाना we have plenty of time. No issue. So in last class we have discussed कि energy is a point function. It is a property. किसी भी बॉडी की एनर्जी कितनी है ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। जिस तरह से प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास ये सभी प्रॉपर्टी होती है, उस तरह से एनर्जी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। क्यों? हम ये भी समझाते हैं पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन के बीच का डिफरेंस क्या होता है, एनर्जी इन ट्रांजिट का क्या मतलब होता है ना। हीट और वर्क आपस में एनर्जी इन ट्रांजिट है, ये एक पाथ फंक्शन है। वेयरएज एनर्जी जो है वो प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड नहीं करती है कि किस पाथ से जा रहा है, इट इज इररिस्पेक्टिव। ठीक है, क्योंकि अब तक बोर्ड पर लिखा हुआ है। और ये जब हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि एनर्जी जो है वो पॉइंट फंक्शन है, एक प्रॉपर्टी है, तो फिर हम क्वेश्चन ये पूछे थे कि हीट जो है, हीट या वर्क दोनों की बात करें तो हीट एंड वर्क बोथ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आर पाथ फंक्शन। अच्छा जैसे ठीक है, हीट भी पाथ फंक्शन है, वर्क भी पाथ फंक्शन है। इफ वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट हीट तो हीट एक पाथ फंक्शन है, एंड इफ वी टॉक अबाउट एनर्जी तो हर एक एनर्जी एक प्रॉपर्टी होती है, पॉइंट फंक्शन होती है। तो माय क्वेश्चन वाज कि क्या हीट एनर्जी का फॉर्म है, क्योंकि एनर्जी पॉइंट फंक्शन होती है, हीट पॉइंट फंक्शन नहीं है। तो क्या वो हीट को एनर्जी बोलना सही है? क्या वो एनर्जी है? इफ यस देन हाउ? हमारे फोन नहीं है चमड़ा कवर ला। लगा सॉरी सर हेलो हेलो जी बताइए। Sorry ma'am, I am not free right now. I'll call you later. Is it possible? Okay, thanks. हिंदी के लिए थोड़ी हिंदी सीखी Okay. तो हम बोले थे कि हाँ, तो बताओ फिर एनर्जी, हीट एनर्जी कैसे है? हीट एनर्जी कैसे मेरे पास इसका तो रीज़न है कि हीट को हम एनर्जी नहीं कर सकते हैं। तुम हीट को एनर्जी कर रहे हो, उसका रीज़न तो हीट एंड वर्क एनर्जी का फॉर्म नहीं है। नहीं है, तो यही बताओ क्यों नहीं है। हाँ क्योंकि सर ये एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्म है, क्योंकि हीट एंड वर्क तभी एग्जिस्ट करता है जब सिस्टम ट्रांजिएंट हो। सिस्टम ट्रांजिएंट मतलब सर प्रोसेस ट्रांजिएंट हो। प्रोसेस हो रहा हो। ठीक ठीक है, तो अगर मतलब इस हिसाब से एनर्जी फिर नहीं है, हीट एनर्जी नहीं है। एनर्जी का फॉर्म नहीं, एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्म है। एनर्जी का फॉर्म नहीं, एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्म है। चलो ठीक। और कोई कुछ कहना चाहेगा इस पर, अपना कोई टिप्पणी देना चाहेगा? लाइक ये तो हम इतना तो हम श्योर ही हैं कि सिंस चाइल्डहुड यू मस्ट बी नोइंग कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस ऐसा तो नहीं कि आज तुम ये बात जाने हो। सिंस योर प्राइमरी स्कूल्स ये बात रटते हुए बच्चा लोग आता है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। माय क्वेश्चन इज, मेरे पास रीजन है और हम प्रूव कर सकते हैं कि हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। तुम्हारे पास क्या रीजन है कि तुम ये बात कर सको कि हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है? आप प्रूव करिए कि कैसे नहीं ये रहा भैया, हम तो इस क्वेश्चन से प्रूव किए थे कि एनर्जी एक प्रॉपर्टी है, पॉइंट फंक्शन होती है, एनर्जी सिस्टम का कांस्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आई नीड ओनली वन इन्फॉर्मेशन व्हिच इज व्हाट इज द मास, व्हाट इज द हाइट। तो इफ आई एम कंसीडरिंग हाइट, हमको सिर्फ हाइट का एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमको रेफरेंस पॉइंट नहीं चाहिए कि फ्रॉम यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट में कितना चेंज है, नहीं चाहिए। वेयर हीट के लिए हमको हमेशा 2 पॉइंट चाहिए होगा, सही क्योंकि हम किसी भी बॉडी का एब्सोल्यूट हीट नहीं बता सकते हैं। अभी तक तो ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम किसी बॉडी का एब्सोल्यूट हीट बता दें। हाँ, किसी प्रोसेस को करने में कितना हीट लगा ये बताया जा सकता है। तो ये जो हीट इज प्रॉपर्टी लिखे हैं ये उसके इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम कहाँ लिखें इंटरनल एनर्जी, हम सीधा लिखें एनर्जी इज द फराडे। जो आप प्रोसेस किए हैं इसके अंदर जो पिस्टन सिलेंडर का बात किए थे उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके अंदर था और कुछ वो वर्क डन करके दे रहा था। जो एनर्जी वो खुद रख रहा था वो उसके इंटरनल एनर्जी में ऐड हो रहा था। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंटरनल एनर्जी। अभी थोड़ी देर में हम लोग ये भी जानेंगे, बात सिर्फ इंटरनल एनर्जी की नहीं है।
एनर्जी की है, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करो सब जगह भी वैल्यू, पर ये चीज हीट पर लागू नहीं होती है, ना ही बर्फ पर लागू होती है। तो फिर कैसे कर सकते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? आंसर इज यहीं से शुरू होता है फर्स्ट लॉ का एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट, जो कि हम तुम लोग को जब तुम लोग फर्स्ट टाइम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा था तो अभी तुम लोग को एक्सपेरिमेंट जरूर पढ़ना, जूल्स एक्सपेरिमेंट पर। यस सर, पढ़े हैं सर। नहीं, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट नहीं, जूल्स एक्सपेरिमेंट। और ये बोले थे पढ़ने के लिए, ये पढ़े थे? यस एक्सपेरिमेंट याद है? यस सर। ओके, क्यों था एक्सपेरिमेंट, क्या बोलता था एक्सपेरिमेंट? वो सर्जन वर्क को हीट में चेंज कर, ठीक है, उससे प्रूफ क्या हुआ था, कैसे कर रहे थे वहाँ पे? सर वो जन पानी को सर ऐसे ही गोलोड कर। हाँ, पैडल से घुमा करके पैडल में शाफ्ट वर्क करते थे और ये जो वर्क था वो हीट में कन्वर्ट हो रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था, क्यों ये एक्सपेरिमेंट इतना अधिक फेमस क्यों है? इवन फर्स्ट लॉ को पढ़ते हुए एक्सपेरिमेंट पढ़ना, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस एक्सपेरिमेंट के पीछे में, क्योंकि जो उसमें मैकेनिकल वर्क किया गया वो सर्जन सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और मतलब सर ये मैकेनिकल एनर्जी से जो वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर उसके इंटरनल एनर्जी में चला गया। ठीक है, फिर इतना ही सर, बस खत्म हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का बात करता है। तो इससे फिर हम ये कैसे प्रूव कर दिए इसे कि हीट एनर्जी है? एनर्जी का सर जिन फॉर्म चेंज होता है, इसमें भी जिन चेंज हो रहा है मैकेनिकल से हीट में, ठीक है, सर वो एनर्जी हुआ इसमें। तो हाँ, जो बोला है सही बोला है, यही बेसिस था जिसके बेसिस पर अब थर्मोडायनेमिक्स को डिजाइन किया गया है। अर्लियर नाउ अभी हम जो कुछ लोग से क्वेश्चन पूछे थे कि हीट एनर्जी जो भी है, फर्स्ट लॉ पहले आया था। फर्स्ट लॉ किसके लिए आया था? प्रोसेस के लिए आया था। नाउ प्रोसेस के लिए जब फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़े तो उस पर कुछ एनालिसिस निकाले, कुछ रिजल्ट्स कंक्लूजन, जब उस पर डीप एनालिसिस कैलकुलेशंस किया गया तो कुछ रिजल्ट्स आया। उन रिजल्ट्स में से एक रिजल्ट था कि एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, कि एनर्जी किसी नेट सिस्टम का जो एनर्जी होगा वो कांस्टेंट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस पाथ से जा रहे हैं, चाहे तुम डायरेक्ट करो या इनडायरेक्ट करो, इट इज इररिस्पेक्टिव। जो टोटल एनर्जी सिस्टम की वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, वो एक प्रॉपर्टी है, पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो इस बात को जब प्रूव किया गया तो फिर बात आया हीट का। फिर हीट क्या है? तो हीट जिस तरह से वर्क एक पाथ फंक्शन था, उसी तरह से हम लोग ये भी पता था कि हीट भी एक पाथ फंक्शन है। और हम लोग को अब ये भी बोलना था कि भैया हीट और वर्क आपस में इंटर रिलेटेड है ना? तो अब सवाल ये था कि फिर हीट है क्या? जब हीट के बारे में डिफाइन करने की बात आई तो यहाँ पर हीट का सबसे पहला डिफिनेशन जो इससे पहले चल रहा था वो यूज किया गया कि भैया हीट को एनर्जी नहीं कह सकते हैं, हीट को डायरेक्टली एनर्जी कहना गलत होगा, इसलिए हीट को एनर्जी नहीं कह करके हीट को फ्लूइड ट्रीट किया गया था। हीट एक इनविजिबल इनटेंजिबल फ्लूइड है जो कि दो बॉडीज के बीच में फ्लो करता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। And this theory was known as the कैलोरीक थ्योरी ऑफ हीट। हीट का सबसे पहला डिफिनेशन, सबसे पहला परिचय इसी थ्योरी से दिया गया था, द कैलोरीक थ्योरी ऑफ हीट। चाहो तो इसके बारे में पढ़ सकते हो, अभी भी अवेलेबल है। हीट का इवन हम पहले बोले भी होंगे, ये सब चीज़ पहले भी बताए होंगे कि जो हीट है उसको पहले एनर्जी नहीं माना गया था, उसको पहले एक फ्लूइड माना जाता था। और जितनी भी क्वेश्चन डिराइव्ड थी या जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे सभी उसके फ्लूइड नेचर को लेकर के आया था कि हीट एक फ्लूइड है जो कि किसी दो बॉडी के बीच में फ्लो करती है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो ये फ्लूइड इससे निकल करके इसमें चली जाती है, देयरफॉर इसका एनर्जी कम हो जाता है, मतलब इसका नेट जो थर्मल कंटेंट है वो कम हो जाता है, और चूंकि फ्लूइड इसमें गई है तो इसमें बढ़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मेरे पास में 2 गिलास है और एक गिलास में ज़्यादा पानी है और दूसरे गिलास में कम पानी है, अगर हम दोनों को ही किसी मीडियम से कनेक्ट करते हैं तो एक से हट करके दूसरे तक जाएगा। नो पॉइंट इस कब तक जाएगा? तो अगेन थर्मल इक्विलिब्रियम, जब तक दोनों का लेवल बराबर न हो जाए। तो इन्हीं सारी बातों को, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए कैलोरीक थ्योरी आई थी, जो कि ये कहती थी कि हीट एनर्जी नहीं है, हीट फ्लूइड है जो कि दो बॉडीज के बीच में फ्लो होता है। बट फिर बाद में जब जूल्स एक्सपेरिमेंट हुआ तो जूल्स एक्सपेरिमेंट में पता चला कि हीट को भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हीट क्रिएट नहीं हो रहा है, बल्कि
वो अपना फॉर्म चेंज कर रहा है। मतलब कोई ऐसा चीज़, हीट भी उसी तरह का नेचर शो कर रहा है कि जैसे हम वर्क किए, वर्क हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि हम अपना मोशन दे करके कहीं से मैकेनिकल मोशन किए और मैकेनिकल मोशन की हेल्प से हम वर्क प्रोड्यूस किए। नाउ ये वर्क ही जो हम फ्लूइड को दे रहे हैं, ये वर्क ही कन्वर्ट होकर के हीट बना दे रहा है। नाउ अब फिर सवाल आता है कि फिर इससे कैलोरीफिक थ्योरी फिर गलत कैसे प्रूफ हो गई? क्योंकि नई थ्योरी लेने के लिए या हीट को एनर्जी बनाने के लिए हमको पुराने थ्योरी को गलत प्रूफ करना पड़ेगा ना। हमको ये सत्यापित करना पड़ेगा कि हाँ, पहले जो आप सोचे थे वो गलत था। तो पहले क्या सोचे थे कि हीट फ्लूइड है जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रही है। नाउ जूल्स एक्सपेरिमेंट में कोई दूसरा बॉडी है ही नहीं, एक फ्लूइड है जो हम पानी ले लिए और पानी में बस हम पैडल घुमा रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा बॉडी कौन है जो कि गर्म था? हीट तो हम एज पर फ्लूइड कैलोरिक थ्योरी कोई दो बॉडी होना चाहिए जिसमें से एक का टेम्परेचर हाई, दूसरा का टेम्परेचर लो होना चाहिए और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा। द पॉइंट इज, जब हम एक बर्तन ले लिए हैं, बर्तन में हम बस एक पेडल लगा करके उसमें घुमा रहे हैं। जैसे हम बाथरूम में बाल्टी में पानी ले लिए, पानी में लकड़ी ले करके पानी को गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। क्या यहाँ पर लकड़ी का टेम्परेचर अलग था? आंसर इज नो। क्या पानी का टेम्परेचर अलग था? आंसर इज नहीं, पानी का टेम्परेचर लगा उतना था। बट हम क्या किए, लकड़ी से उसको घुमा रहे हैं। आई एम गिविंग वर्क टू दिस फ्लूइड, हम इसमें बस वर्क दे रहे हैं, एनर्जी नहीं दे रहे हैं, या कोई अलग टेम्परेचर नहीं था, सेम टेम्परेचर पर था, बस हम वर्क ऐड किए। तो यहाँ पर कुछ प्रोड्यूस नहीं किए हैं, बल्कि टेम्परेचर जो पानी का अब धीरे धीरे जो स्लाइट राइज इन द टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, ये मतलब कन्वर्जन है ऑफ दिस वर्क इनटू द थर्मल हीट। तो यहाँ पर फिर आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि भैया एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। तो अगर सिर्फ ओनली चेंज हो रहा है फॉर्म में और कुछ क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, तो मतलब फिर तो एनर्जी है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये तो कहती थी। तो जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया और उसके रिजल्ट्स आए, तो उसके रिजल्ट से ये भी प्रूफ हुआ कि कैलोरिक थ्योरी जो थी वो सही नहीं है, संपूर्ण रूप से उसको सही नहीं माना जा सकता है। देयरफॉर हीट इज, उसके बाद हीट को एनर्जी ट्रीट किया जाने लग गया, क्योंकि हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, हीट फॉर्म चेंज कर रहा है। तो जो पहला थ्योरी था, जो मेरा पहला सवाल था, वो पहला सवाल इसीलिए था कि हम बस इतना जान पाए कि तुम लोग कैलोरिक थ्योरी के बारे में जानता कि नहीं जानता। So if you are knowing the caloric theory, तो हाँ, as per caloric theory, heat is not energy, और ये पहले था। बट इन लेटर हीट को एनर्जी का फॉर्म मान लिया जाएगा, क्योंकि इसको डेवलप नहीं किया जा रहा है, इसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, और इसी बेसिस पर आगे शुरू होता है थर्मोडायनेमिक्स, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एंड वर्क। सर थर्मोडायनेमिक्स में ये मान के नहीं चले हैं कि जो हीट होता है वो एनर्जी फॉर्म होता है? मान के चलें, जब थर्मोडायनेमिक्स आया तभी तो ये बात माने, उससे पहले तो मानते ही नहीं थे। उससे पहले हीट एनर्जी नहीं थी। देखो, थर्मोडायनेमिक्स दोनों चीज प्रूव करता है। थर्मोडायनेमिक्स पहले ये प्रूव करता है बाय इट्स रिजल्ट ऑफ फर्स्ट लॉ, इस बात को प्रूव करता है कि हीट बाकी एनर्जी की तरह पॉइंट फंक्शन नहीं है। देयरफॉर कैलोरिक थ्योरी, इससे पहले जो चल रही थी कैलोरिक थ्योरी, वो इस बात को प्रूव करती है कि हाँ, मतलब जो आप पहले इससे पहले लेकर चलते हैं, ऐसा ना, कैलोरिक थ्योरी के बेसिस पे जो डिजाइन किया वो गलत डिजाइन हुआ नहीं, डिजाइन फिर भी सही था, मतलब संपूर्ण रूप से वो भी गलत डिजाइन नहीं हुआ था। तो उस थ्योरी को ये बस प्रूव करती है कि आप जो उसको पॉइंट फंक्शन बोले हैं, हर एक एनर्जी को पॉइंट फंक्शन बोल देते हैं, तो ये एक तरह से एक्सेप्शन समझ लो कि हीट और वर्क एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी कंसिडर किया जाता है जो कि पॉइंट फंक्शंस नहीं है, ये पाथ फंक्शंस है। इसको एज एन एक्सेप्शन तुम समझ लो, या जैसा कि वो बोला था, ये एनर्जी नहीं है, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी है। ये भी सही है कि हीट कैन बी कंसिडर्ड एज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, बट ये स्टेटमेंट तब बोलेंगे जब हम कैलोरिक थ्योरी के हिसाब से बोलेंगे, क्योंकि हीट उस हिसाब से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी है। सर, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। हीट कैसे जाएगा उसका है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, लेकिन हीट खुद भी एक मीडियम ऑफ, जैसे एक समुंदर है, ठीक है, समुद्र में जहाज जाता है। नाउ व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एन ओशियन? शिप, ठीक है, बट व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट? ओशियन, क्योंकि अगर ओशियन ही नहीं रहेगी तो तुम शिप कहां चलोगे? तो हीट वो ओशियन है जिस पर तुम कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन से जा रहे हो। तो हीट वो बेसिस है जिस पर कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब उसके वजह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगर ये नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो उस हिसाब से बोले कि हीट इज द मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्ट, यही ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ ट्रांसपोर्ट होगा कैसे, इसके लिए आता है फिर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। गॉट माय पॉइंट? यस। ठीक है,
तो हीट ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट अब फॉर्म ऑफ थर्मोडायनामिक्स चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसको फॉर्म ऑफ एनर्जी ही कंसिडर करेंगे, बट एक्सेप्शन विथ एक्सेप्शन लगा देंगे कि हीट ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि पॉइंट फंक्शन नहीं पाथ फंक्शन है। हीट एंड वर्क इक्वली दोनों ही वैलिड है, एनर्जी ट्रांसफर ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर समझ में आया? सर क्या है मैं लिखा आगे बढ़े। यस सर। यहाँ पर बोला सही है। इस बात को लिखा दीजिए कि थोड़ी वगैरह क्या बोला नहीं बोला। तो तुम पढ़ो। तो तुम लोग का होमवर्क दो चीज है, पहला कैलोरी थ्योरी पढ़ना, दूसरा जूल्स एक्सपेरिमेंट पढ़ना, ठीक है। ये दोनों ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से पढ़ना, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। पहले भी पढ़े होगे अच्छी बात है, इस बार फिर से पढ़ना, लेकिन इस बार इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कि कैलोरी थ्योरी क्या करती थी, जूल्स एक्सपेरिमेंट क्यों हुआ, इससे क्या प्रूफ हुआ, क्या गलत हुआ, ठीक है। ये दो चीज होमवर्क है, कैलोरी थ्योरी पढ़ना और जूल्स एक्सपेरिमेंट पढ़ना। रिलायंस डिजिटल बताओ यार, थर्मो में इतना कुछ है पढ़ने के लिए। चलो नेक्स्ट, तो हम लोग दो चीज पढ़ लिए थे, ठीक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग कहाँ तक आ गए थे, एनर्जी तक आ गए थे ना। दो रिजल्ट निकला और सिमिलरिटी पढ़ लिए थे हीट एंड वर्क। पहले एनर्जी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो कल हम लोग का किस कंक्लूजन पे पहुंचे थे, हम लोग पहुंचे थे कि एनर्जी इज प्रॉपर्टी, मतलब चेंज इन हीट फ्रॉम 1v2 नहीं 1v2 नहीं, इट वाज 2v1 माइनस चेंज इन वर्क फ्रॉम 2 ऐसे नहीं, change in work minus change in work of 2d1 is equal to change in heat minus change in work from 2c1, दोनों ही बराबर था de के बराबर, change in net change in energy के बराबर। कल हम लोग यहीं पर लास्ट किए थे, लास्ट यही था ना। यस सर। ओके, अब बताओ तुम लोग एब्सेंट क्यों कर रहे थे? स्पोर्ट्स बोलो जीतता है। कहाँ जीत के आए? कौन बोल रहा है क्या? बोलने लगता है ना हिंदी कुछ बोल रहे हैं। What is absentees? चलिए खराब। देखो, ट्राई नॉट टू लीव द क्लास, ठीक है। थर्मो क्लास ऐसे भी मतलब हम बहुत ज़्यादा फास्ट वैसे भी नहीं पढ़ाते हैं, पर ट्राई नॉट टू लीव द क्लास। आप नहीं बोला सर। अगर क्लासेस लीव करोगे तो बेस कमजोर हो जाएगा, यस सर ठीक है, दादाजी फिर समझ नहीं पाओगे। फिर वही होगा, दादाजी देख कर गया उनका एनर्जी कहाँ गया, ठीक है। तो वो सब काम मत करो। बाद में उसके दादाजी डेथ किए कि हो गया एनर्जी सब किए उसके दादाजी डेथ। लो 10 दिन इसके दादाजी हो गया तुम लोग का, हो गया। बोलना बस इतना था कि क्लास लीव मत क्या करो, एब्सेंटीज मत करो, जितना कम एब्सेंटीज रखोगे उतना अच्छा है, ठीक है। जी सर। चलो, सो हम लोग यहाँ क्या बोले कि चेंज इन एनर्जी मतलब dq चेंज इन हीट था, dw चेंज इन वर्क था, dq चेंज इन हीट था, dw चेंज इन वर्क था। चाहे हम b पाथ से जाएं या c पाथ से जाएं, दोनों का ही जो नेट चेंज था वो बराबर था, which was equal to हम बोले चेंज इन एनर्जी। नाउ अब हमको d लिखना चाहिए कि d डैश ही लिखना चाहिए? D लिखना चाहिए। d लिखना चाहिए, क्यों? पॉइंट फंक्शन बिकॉज e इज द पॉइंट फंक्शन, ठीक है। एग्जैक्ट डेफिनेशन होगा, ये क्या सर है? हाँ, E is the energy, ठीक है। So we will learn something about energy. नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी क्यों लिए? हीट एंड वर्क आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट हो गया था, वर्क हो गया था, एनर्जी नहीं पढ़े हैं, तो एनर्जी, ठीक है। सो व्हेन आई एम सेइंग एनर्जी, तो मोस्टली ऑफ कोर्स अब ये मत बोलना कि सर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उससे मत बोलना, ठीक है। सो व्हेन आई एम सेइंग एनर्जी, तो आई एम मोस्टली डीलिंग विद द एनर्जी एसोसिएटेड विद एनी टाइप ऑफ फ्लो,
ठीक है, किसी भी तरह के फ्लो से या किसी भी बॉडी का अपना जो एनर्जी होगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी बॉडी का अपना विंड एनर्जी हम लोग कन्वर्ट करके फिर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसका यूज करते हैं, बॉडी का अपना एनर्जी नहीं, किसी एक बॉडी की एनर्जी की बात करते हैं। नाउ इफ आई एम सेइंग द एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है, इस ब्लॉक की अगर बात करें तो इस ब्लॉक में कौन कौन सी एनर्जी है अभी? लेट अस से इट इज पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। okay, so let us take an example of a pipe. ठीक है, हम एक पाइप लिए हैं जिस पाइप में कुछ फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, so I must draw the diagram of the reference line, ठीक है, so this is my reference line and I am considering कि फ्लूइड में टोटल एनर्जी कितनी है, ऐसे पार्ट कर सकते हैं, कैसे पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फॉर दैट लेट अस से कि हम यहाँ पर एक अपना क्रॉस सेक्शन ले लिए, या यहाँ पर जो भी, ऐसे नहीं बनाना, गोला नहीं बनाता, ऐसे बना, यहाँ पर कुछ फ्लो हो रहा था, लेटर से इधर से एनर्जी आ रही थी, इधर से एनर्जी निकल, मतलब फ्लूइड जा रहा था, इधर से फ्लूइड निकल रहा था, तो यहाँ पर जो था इस पॉइंट पर हम अपना एक सेक्शन ले लिए, कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हम बस एक पॉइंट पर ले लिए। इस पॉइंट पर अगर हम लिए हैं तो इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड एट दिस पॉइंट, क्या क्या आप कहोगे? तो सबसे पहले एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस हाइट and this energy because of the height is known as the potential energy. Next, the fluid is moving, therefore it must have some kinetic energy. फिर rho gh भी होगा, ये क्या है? तो पोटेंशियल, It is having some velocity. प्रेशर एनर्जी। Next, it must be applying some of the pressure. कुछ प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। जर्न होता ठीक है, ठीक है, सो इट इज हैविंग सम प्रेशर एनर्जी, ठीक है, कुछ प्रेशर एनर्जी अपना लगा रहा है, ठीक है। नाउ सिंस दिस अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसका मतलब अगर वाटर है तो वाटर अपना बॉन्ड्स में बना हुआ है ना, कुछ ट्रांसलेशनल एनर्जी होगा, कुछ मॉलिक्यूलर एनर्जी इसके पास होगा, ठीक है, सो लेट अस कंसीडर दैट आल्सो, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, हाँ, कुछ मॉलिक्यूलर एनर्जी, टोटल इतना एनर्जी है ना लगभग, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस एनर्जी इज नोन एज दी, अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो इन सभी एनर्जी की बात करेंगे, सो व्हेन आई एम सेइंग द dq minus dw is equal to energy, then I am talking about all of these energies, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, सभी एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एनर्जी में क्या आता है? energy, it consists of kinetic energy, potential energy, pressure energy if you are considering, plus molecular energy, ठीक है। now when you are talking about pressure energy, ठीक है, तो क्या सर मॉलिक्यूलर एनर्जी सर काइनेटिक एनर्जी सर चल जाएगा नहीं, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग स्टिल, ठीक है, एम आई मूविंग, अगर खड़े चुपचाप तो क्या हम कुछ मोशन कर रहे हैं? नहीं, कोई मोशन नहीं कर रहे। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? जीरो। बट क्या मेरे सेल्स, जो भी मेरे बॉडी के सेल्स रहे होंगे, वो उनके पास अपनी एनर्जी तो होगी, जिसकी वजह से उसका एक शेप बना हुआ है, तो ये एनर्जी कहाँ है? पोटेंशियल है। क्या ये मॉलिक्यूलर एनर्जी नहीं थी? मतलब ईच एंड एवरी, जैसे एक एटम है, ठीक है, कोई भी एक एटम है, अगर एक एटम की बात करें तो एटम का एक फिक्स शेप होता है, इट डज नॉट लीव इट्स, मतलब उसका जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का जो स्फीयर है उसको लीव करके नहीं भागता है ना, तो व्हाट, ऐसा क्या रीजन है कि उतना मोशन होने के बाद भी वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत ज्यादा है,
तो अगर वो इतना मोशन होने के बाद भी वो अपना ऑर्बिट को छोड़ के भाग नहीं रहा, व्हाट इज द रीजन? वो जो मॉलिक्यूलर है सर वो मोशन कर रहा होगा। उसका रीजन ये है कि जो प्रोटॉन्स का पॉजिटिव फोर्स है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दे रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो नेट समेशन एनर्जी है वो स्टोर्ड रहता है। अगर तुम किसी एक को भी हटा दोगे तो एनर्जी में चेंज आ जाएगा, बट नेट एनर्जी स्टोर्ड रहेगा ना सिस्टम में। उसी नेट एनर्जी की वजह से सिस्टम का मतलब उस एटम का अपना एक फिक्स शेप है, अपना शेप स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रहा है। तो दिस एनर्जी इज नॉन एज द इंटरनल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है। द एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप, साइज या मतलब फॉर द बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज नॉट द इंटरनल एनर्जी। सर मॉलिक्यूलर एनर्जी उसको इंटरनल एनर्जी भी बोल सकते हैं। हाँ, सर तीसरा हम ये पूछना चाह रहे हैं, इसको बर्नौली परिणाम से रिलेट करिए। मतलब वहाँ बर्नौली परिणाम भी मतलब वहाँ पर 3 ही लेक्चर चलते थे सर। इसको मतलब जो मतलब ये चारों मतलब उसमें जस्ट होगा। माय लिटिल वन क्वेश्चन टू यू, बर्नौलीज इक्वेशन क्या मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडी करता है? सर क्या होता है बर्नौली इक्वेशन? वही अब पूछा है तो तुम हमको नहीं पता था, पूछे। तो रहने दो, नहीं पता है। नहीं आइडिया। बर्नौलीज इक्वेशन मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी नहीं करता है। बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो एक क्लासिकल बेसिस पर है, ना कि माइक्रोस्कोपिक बेसिस पे। सर्जन कहीं सर्जन ये हम जो मतलब पढ़े थे जो ये प्रेशर होता है वो जो ना किसी भी मतलब जो फ्लूइड के एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बराबर है। नहीं, टेम्परेचर होता है, एवरेज प्रेशर नहीं। अच्छा वो टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल्स या एनी सब्सटेंस, ठीक है, और प्रेशर नहीं। सो सर पाइप फ्रिक्शनलेस। हाँ, अभी क्लियर। अब तुमको इसका फ्रिक्शन लॉस हो रहा होगा, उसमें ही बोल रहा हूँ फ्रिक्शनलेस, ठीक। सो व्हेन आई एम सेइंग एनर्जी, तो एनर्जी में हम यहाँ पर सारी एनर्जी को कंसीडर कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक। तो बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा। बड़ा से बड़ा से बात आएगा तो उसका मास कब आता है? तो एनर्जी एसोसिएटेड विद मास इज द पोटेंशियल एनर्जी। Mass and the height is potential energy. Energy associated with its motion is kinetic energy, and energy associated with its molecular structures, it is the molecular energy या internal energy. ठीक है? तुम उतना टाइम ये सर दे रहा। Energy. When we talk about energy, we consider micro as well as microscopic energy. Energy of the what shall I say, substance with the यस सर, लिख दीजिए। हाँ भैया, तुम तो कहोगे ही बात करने से फुर्सत कहाँ मिल रहा है। आधा टाइम तो बात पे ही ध्यान दे रहा है। किसी का दादाजी चले जा रहे हैं, किसी का पता नहीं कैसे क्या हो जा रहा है। लिख रहे हैं तो फिर इधर से भनभना रहा है। कह देंगे खुद से लिखो तो नहीं से लिखने नहीं आ रहा है। लिखो इतना स्ट्रक्चर आगे ड्राइंग बना ले। बना लो। सर बैठ जाइए। इधर बैठना। लिखो लिखो लिखो। प्रेशर को नहीं भी लिखो चलेगा, क्योंकि प्रेशर एनर्जी फ्लूइड से एसोसिएट हो जाता है और थर्मोडायनामिक्स से फ्लूइड लेना बहुत पड़ सकता है। तो नहीं लिखे पर इसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत कुछ पढ़ना है, इसमें लेट हो जाएगा। जब सर दोनों एनर्जी पढ़ रहे हैं, माइक्रो और मैक्रो, तो उसका कुछ अलग नाम होगा? है ना नाम का है, तुम चिंता कर, क्या लग रहा है नहीं बताएंगे? नहीं, ऐसा हो सकता है। हो गया सर। हालांकि ठीक है, लिख लो प्रेशर एनर्जी। ट्रांसलेशन होता है कि ट्रांजिशन होता है? ट्रांसलेशन होता है ना, क्या सर? इसलिए जो मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशन होता है उसको कौन सा होता है? ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन ही बोलेंगे। ट्रांसलेशन कहता है ना। हाँ सर, यस सर, ट्रांजिशन मतलब तो उसका इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन। ट्रांजिशन मतलब चेंज होता है। वाइब्रेट हार्ड वर्ड मत ले। फिजिक्स में जो वर्ड यूज होता है ट्रांजिशन, हाँ वही पूछ रहे हैं। सर ये ट्रांजिशन मतलब जो है चेंज होता है। हाँ, ट्रांजिशन मतलब चेंज होता है। ट्रांजिशनल एनर्जी कहते हैं क्या उसको? वही ठीक है। ट्रांजिशन सर सर्च कर ले। ट्रांसलेशनल होता है कि ट्रांजिशनल होता है? ट्रांसलेशन मतलब सर ये चेंज होता है, मतलब वो जो है ना मूवमेंट को बताता है। लैटिस एनर्जी, ऑर्बिटल एनर्जी, अंदर चेक करो ट्रांसलेशन एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन इज द बेस्ट। और क्या? न्यूक्लियर एनर्जी, अगर किसी को वर्ड पता हो तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा पेपर बची? सर वहाँ पे लिखे हैं सच है लेटिस लैटिस एनर्जी। वाइब्रेशन नहीं होता है। लैटिस एक फिक्स शेप को कहते हैं, जैसे बेंजीन का शेप कैसा होता है? सर हेक्सागोनल होता है ना। उसी तरह से जब भी कोई भी सब्सटेंस होता है तो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक फिक्स्ड शेप होता है जो रिपीट होता है, तो दैट फिक्स्ड शेप इज नोन एज द लैटिस। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को ना लैटिस के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, यहाँ पर and the energy is used in molecules such as lattice energy, orbital energy, bond energy, nuclear energy, etc. that can be considered as microscopic. This microscopic मैक्रो मतलब बड़ा, energy इसका मतलब बड़ा। associated with छोटा बड़े मामले molecules ये सब बड़ा पैमाने पे is responsible इसको बड़ा पैमाने for, अब देखो नाउ ये जो मॉलिक्यूल, ये जो एनर्जी है, यही मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसका शेप एंड साइज के लिए, शेप या स्ट्रक्चर के लिए यही जिम्मेदार होता है। नाउ कैसे, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग कि जो इसकी लैटिस एनर्जी या वाइब्रेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, मॉलिक्यूल जो है उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है और वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, तो शेप निश्चित नहीं हो। तो व्हाट कैन यू से कि उसका शेप फिक्स्ड होगा या उसका नेचर कैसा होगा, गैसेस होगा, लिक्विड होगा या सॉलिड होगा? गैसेस अगर बहुत ही ज्यादा है मोस्ट प्रोबेबली वो गैस की तरफ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत अपने स्ट्रक्चर को होल्ड करके रख पा रहा है, अपने बॉन्ड्स को बना करके रख रहा है, दैट कैन बी लिक्विड। बट अगर एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम है, इतना कम है कि मॉलिक्यूल्स फ्री मूव करने के लिए अलाउड हो ही नहीं पा रहे हैं, फ्री मूव नहीं कर पा रहे हैं, देन दैट विल बिकम अ सॉलिड। ठीक है, तो यही जो वाइब्रेशन मॉलिक्यूलर एनर्जी है, यही इसके लिए शेप और स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार होता है। शेप, स्ट्रक्चर, फिजिकल स्टेट, व्हाटएवर यू वुड से, ठीक है, उसके लिए यही जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलो इवन उसके नेचर के लिए भी, क्योंकि वाटर का नेचर H2O है ना, H2O में भी बॉन्ड है। अगर बॉन्ड एनर्जी नहीं रहेगी, उतना बॉन्ड एनर्जी के पास नहीं रहा तो बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाटर अपना नेचर खो देगा। ठीक है, जो भी उसका प्रॉपर्टी सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक, तो दिस माइक्रोस्कोपिक एनर्जी एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल्स इज रिस्पांसिबल फॉर द शेप, साइज, structure, physical state, etc. And this energy is termed as माइक्रोस्कोप के लिए उसको इंटरनेट what is internal energy? The microscopic energy associated with molecules is known as the internal energy. तो इससे पहले इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन पता? यस गुड, जिसको पता था वेरी गुड, नहीं पता था दिस वाज अ न्यू लर्निंग फॉर यू। ठीक है, उसको मिटाएं। ठीक है, तो हम क्या बोले, एनर्जी में क्या क्या होता है? एनर्जी कंसिस्ट ऑफ, हम लोग प्रेशर एनर्जी को भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, तीन लिखते हैं, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड इंटरनल एनर्जी। दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। नाउ इंटरनल एनर्जी को कैसे डिनोट करते हैं? विथ लेटर यू, कैपिटल यू। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ये भी लिख ही देते हैं,
where internal energy is denoted here लिखेंगे internal energy is denoted by capital U को हाँ सर ठीक है। रेशनल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी को भी घटाना पड़ेगा कि दोनों हाइट पे डिपेंड है। रेशनल एनर्जी को इसको हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं ना। तो हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी को पोटेंशियल नहीं कर सकते। हाँ सर रो जी एच वही तो है। तो एच दोनों आता है एम जी एच फ्लूइड है इसलिए रो लिखे हैं, ऐसे रहेगा टाइम लिख लेंगे। बेसिकली है तो वही बता तो वही था। ठीक है। सो नाउ नाउ इफ आई डिफरेंशिएट दिस, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब अगर हम चेंज निकालते हैं कि नेट चेंज इन एनर्जी कितना आया है, तो हम क्या लिख सकते हैं? DE will equal to change in kinetic energy plus change in potential energy plus change in internal energy। यस सर ये लिखेंगे ना? ऐसा लिखो। वैसे यहाँ हटा है, इसका रीजन क्या लिखे? ना कोई रीजन नहीं है, तुम उसको ऐड कर सकते हो। अगर तुमको टोटल एनर्जी लिखना हो तो एनर्जी में सब कुछ ही आता है। हम यहाँ पे 3 कंसिडर कर लिखेंगे क्योंकि वो भी आगे लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि लिख दोगे तो मार्क काट हो जाएगा। बट नॉलेज में लिखेंगे भी, यहाँ नहीं लिख रहे हैं। प्राइमरी फॉर्म में आमतौर पर नहीं लिखा जाता है, बट मॉडिफाइड फॉर्म में लिखते हैं। For change in energy, for change in energy, D will equal to change in kinetic plus change in potential plus change in internal energy। So now इससे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़े थे, ठीक है। और एज पर फर्स्ट लॉ प्रोसेस के लिए हम लोग ये बात डिफाइन किए थे। क्या डिफाइन किए थे? कि चेंज इन हीट माइनस चेंज इन वर्क बाय 2v1 माइनस चेंज इन हीट बाय इज इक्वल टू 1 2c1 इज इक्वल टू, ठीक है। ये प्रूफ किए थे। नाउ ये भी इसके इक्वल होगा और ये भी इसके इक्वल है, दोनों इक्वल है ना। तुम किसी भी एक को लिख सकते हो, कोई दिक्कत है ना। कोई भी एक लिख लो तुम्हारी मर्जी। क्या लिख लें? फ्रॉम अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन कौन सा लिखे? इसको लिखे, इसको लिखे सी वाला सी को बी कभी कभी फिक्स कर dq माइनस dw 2c1 इक्वल टू d। और अगर जनरल भी लेना चाहे, क्योंकि अब ये पॉइंट फंक्शन है तो हम जनरल भी ले सकते हैं। तो जनरल अगर लेंगे तो इसको हटा भी सकते हैं। क्या बोले सर? सुने का है मतलब जनरल है तो हटा सकते हैं, पॉइंट फंक्शन है। हाँ, मतलब चाहे इस पाथ से जाएं, इस पाथ से जाएं, किसी पाथ से जाएं, इक्वेशन तो ये रहेगा ना। हाँ लिखेंगे तो ये dq माइनस dw ही लिखेंगे, हाँ वही लिखे। तो साइड लिखने की क्या जरूरत है? पॉइंट उसका मतलब क्या है? जनरल हो गया। फिर ये अच्छा, ये भी लिख देते हैं फ्रॉम अबव इक्वेशन इन जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म dq minus dw equals to d
ठीक है, कोई दिक्कत है ना? चलो देखो, तो फंक्शन तो हटाएंगे तो को पहुंच क्लास में सर, क्लास में सो इससे पहले हम लोग पढ़े थे थर्मोडायनामिक, मतलब क्या पढ़े थे हम लोग? नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, वो पढ़े थे ना? उसके लिए क्या आया था? उसके लिए आया था समेशन ऑफ dq इज इक्वल टू समेशन ऑफ dw, ये आया था ना? चेंज नहीं लिखना तो इसको हटा दो, समेशन ऑफ q इज इक्वल टू समेशन ऑफ w, दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नाउ ये लॉ किसके लिए वैलिड था? किस प्रोसेस के लिए? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक कैसा? रिवर्सिबल की रिवर्सिबल? रिवर्सिबल। Okay. Let me tell you, this equation is valid for every cyclic process. कोई भी cyclic process है, ठीक है? चाहे रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल या जो भी तुम सोच सकते हो, ओपन क्लोज फलाना ढिकाना, जो सोचना है सोचो, ठीक है? This equation of the first law of thermodynamics is valid for everything, every cyclic process, ठीक है? ये किसके लिए वैलिड है? फॉर एवरी साइक्लिक प्रोसेस, ठीक? नाउ ये किसके लिए वैलिड होगा? सबके लिए होगा। सिमिलरली, सिंस ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही इक्वेशन से आया है, दिस इक्वेशन इज आल्सो वैलिड फॉर, चाहे रिवर्सिबल रहे, इरिवर्सिबल रहे, सबके लिए होगा। बट ये साइकिल के लिए था और ये प्रोसेस के लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि dq माइनस dw एक प्रोसेस के लिए लिखे थे, यस याद है? 2v1 एक प्रोसेस था, 2v1 एक साइकिल नहीं था, 2v1 एक प्रोसेस ही था। तो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एवरी प्रोसेस, चाहे रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? देख लो इस बात को, जहां पे फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है साइक्लिक प्रोसेस के लिए, वहां पर लिखना है दैट इक्वेशन इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है? इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, डजंट मैटर। सो दिस इक्वेशन जो भी हम लोग यहां पे लिखे, this equation is valid for every process, either reversible or irreversible. हो गया? लिखिए। सो अब अगर इसी क्वेश्चन को हम पूरा ओपन करके लिखे तो हमको क्या, हम क्या लिख सकते हैं कि d डैश q माइनस d डैश w इज इक्वल टू de। व्हाट इज d? d वाज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये था ना, अभी भी ये तो पढ़े थे, ठीक है ना? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा अगर वो हटा दे रहे हैं 2v1 2c1 तो फिर ग्राफ कैसे पता चलेगा कि कैसे वो करना है? इसलिए तो जनरल इक्वेशन है ना, जनरल इक्वेशन का ग्राफ नहीं होता है। मतलब कोई भी प्रोसेस रहे तो उसके लिए वैलिड होगा, तो ये तो जनरल इक्वेशन। ओके, सर डी ई के बराबर है, इसीलिए वो पॉइंट फंक्शन है, इसलिए प्रोसेस हटा दिए 2v1 हाँ जनरल फॉर्म। हाँ, तुम ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
ऐसे जनरल फॉर्म में प्रोसेस में लिखते हैं, किस प्रोसेस के लिए लिखने की जरूरत नहीं है जनरल फॉर्म में सबसे सर ये कहाँ से लिखे हैं? डी के डी ये E equal to से डी क्या होता था, स्पेस पर बस ई को बराबर कर लिखा है ना, डी इज इक्वल टू ठीक है। सो हम लोग ये भी पढ़ लिए, फर्स्ट लॉ फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस एंड फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस, दोनों हम लोग देखा ठीक है। सो नाउ अब इस इक्वेशन की बात करते हैं। ये इक्वेशन जो है ये तो नेट इक्वेशन हो गया, टोटल इक्वेशन ये हो गया ठीक। क्या कि dq minus dw is equal to change in kinetic plus change in potential plus du, यस सर। ठीक है, नेट ये होगा। नाउ टेल मी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कब आएगा, या काइनेटिक एनर्जी आएगा ही कब, मोशन मोशन में होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा घटेगा वेलोसिटी में चेंज आएगा तभी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। इफ आई एम सेइंग देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, मास में चेंज होता है, मास होगा तो उससे पता चल जाएगा कि हो रहा है। मास कंजर्वेशन भी तो मास का ही चेंज कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी ठीक है। कैलकुलेट करेगा पता चल जाएगा कि हो रहा है कुछ चेंज। हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। व्हेन आई एम सेइंग वेलोसिटी यू डोंट हैव टू लुक एट द मॉलिक्यूल कि भाई मॉलिक्यूल का चेंज आ रहा है, ठीक है। ओके हां जो वेलोसिटी बोले तो पूरे वेलोसिटी एक बल्क टर्म है, माइक्रोस्कोपिक टर्म है, तो हम पूरे बल्क की बात करेंगे। इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी देन 0 जीरो जीरो, ये हट जाएगा। इफ अ पोटेंशियल एनर्जी कब आएगा, हाइट पे होगा, बट अगर ये सिस्टम ग्राउंड पे रखा हुआ रहे तो जीरो पोटेंशियल बेटा। तो फिर इस प्रोसेस के लिए जो भी हम बोले कि इफ द सिस्टम इज स्टेशनरी केप्ट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इफ अ क्लोज सिस्टम क्यों बोले, इसीलिए क्योंकि अगर ओपन सिस्टम रहेगा तो फ्लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगी कुछ। नाउ इफ द सिस्टम इज क्लोज्ड, क्या फ्लो होगा, नहीं, अगर फ्लो नहीं होगा तो के जीरो हो जाएगा। इफ द सिस्टम इज क्लोज सिस्टम, इसमें फ्लो नहीं होगा ना, फ्लो नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा तो डी के हम जीरो कर सकते हैं, हां ठीक है। तो फॉर अ क्लोज सिस्टम केप्ट स्टेशनरी ऑन अ ग्राउंड, कैन वी राइट कि dq minus dw is equal to du, यस सर लिख सकते हैं ना। यस तो सबसे पहले जो तुम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ता है कि dq minus dw equals to du, वो ये इक्वेशन है। और इस इक्वेशन के पीछे में बहुत सारा assumptions था जो कि अभी हम लोग देखे, खास करके इन दोनों टर्म्स को हटाने के लिए। क्या क्या assumption था, इट इज अ क्लोज सिस्टम स्टेशनरी kept on the ground। निकाल दीजिए सर प्रेशर एनर्जी इफ सिस्टम क्लोज आते हैं उसमें। प्रेशर जो प्रेशर को ऐसे माइक्रोस्कोप में लेते हैं, लेकिन आने तो बर्नौली से आया था उसके बारे में। सर अगर एक सेकंड थर्मोडायनामिक्स की बात करें वहां पर प्रेशर एनर्जी तो अलग प्रेशर है। अरे प्रेशर थर्मोडायनामिक्स में प्रॉपर्टी बन जाता है ना, सिर्फ उसको एनर्जी सर प्रॉपर्टी बात अच्छा हां सिर्फ उसको लेके जाता है, जो वो चेंज ही नहीं होता तो कैसे क्या ही अच्छा हाँ सही सिर्फ उसको नहीं चाहिए। बोले तो उसके बाद बोले लिख ले प्रेशर के बारे में बोला तो प्रेशर प्रॉपर्टी बन जाता है थर्मोडायनामिक्स में, वो एनर्जी का फॉर्म नहीं है ना, इसलिए यहाँ तो पे सर ये जो काटे हैं इसको लिख दें कि ये इसका assumption लिखना है। हाँ। पहले मेन थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, दिस इक्वेशन बिना काटे, ठीक है। इस इक्वेशन को दो बार लिखना है, एक बार बिना काटे, अगली बार लिख करके तब काटना। जो बिना काटे लिखोगे उसमें लिखना, पहले इसको लिखो फिर लिखते हैं आगे। बिना काटे में क्या लिखा बिना काटे लिखो, उसमें लिखो कि दिस इक्वेशन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ प्रोसेस। The above equation is the first law of thermodynamics for a process. दिस इक्वेशन Is first law of thermodynamics for a process. Valid for every type of system. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स For a process, valid for every type of system. That is closed, open, reversible, irreversible. पूरे प्रोसेस दिस इक्वेशन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स For a process, valid for वैलिड फॉर every type of system. ऑल सिस्टम All system, valid for all system. That is open, closed, reversible, irreversible. ओपन क्लोज रहेगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ आ जाएगा, क्या दिक्कत है। ओपन क्लोज और क्या रिवर्सिबल रिवर्सिबल सब ये वैलिड है।
रिवर्सिबल सिस्टम होता है या प्रोसेस प्रोसेस होता है वैसे। अच्छा ठीक। ओपन क्लोज हम ऐसे मोटा मोटी बोले। अच्छा हाँ सर सही, ओपन क्लोज प्रोसेस होता है। ओपन क्लोज सिस्टम होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। फिर तो थर्मोडायनेमिक साइकिल एक क्लोज साइकिल है और ये ओपन साइकिल है मैकेनिकल। मैं क्या कर रहा था, साइकिल भी ओपन क्लोज होता है। साइकिल की बात कर रहे हैं, प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे लिखो एक बार और, इसको काट देना, उसमें दूसरी बार में काट देना और उसका जो अजम्पशंस था वो लिख लो। लिख लिए। दिस अब फाइनली ये लिखो और इसको इसके नीचे लिखना, दिस इक्वेशन इज वैलिड। 1 मिनट से वैलिड जैसे हम क्या लिखते हैं, सिस्टम इज क्लोज। हाँ देखो, एंड स्टेशनरी। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम, वही लिखवा दें जो तुम लिख रहे हो वही जैसे कि कुछ बार लिखना। कुछ लोग पहले सर दिस इक्वेशन इज is वैलिड valid for a closed system फॉर ए क्लोज सिस्टम kept stationary on the ground. सिस्टम kept Kept stationary on the ground. stationary on On the ground. ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है स्टेशनरी है क्लोज सिस्टम के लिए, ठीक है। नाउ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कुछ भी प्रोसेस हो उसके लिए वैलिड है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लो। तो ये क्या है, फर्स्ट लॉ में इसको ऐसे लिखते हैं आमतौर पे, मतलब डी क्यू को एक साइड लिखते हैं, डी डब्ल्यू प्लस डी सॉरी डी यू प्लस डी डब्ल्यू कर लेते हैं, ठीक है। मतलब डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है। आई होप अब किसी का साइन वाइन तो नहीं ना भूलेगा, तो वैसे इसमें बच्चा लोग साइन भूल जाता है, किसका साइन क्या लिखे, प्लस लिखे माइनस लिखे। क्या थे सर? अरे यहाँ पे प्लस होगा माइनस होगा, बच्चा लोग भूल जाता है। चेंज वाला के एक साइड का बीच में माइनस ठीक है, जैसे किया अभी लोग पढ़े हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नाउ काट में जो इक्वेशन है वो रिवर्सिबल रिवर्सिबल दोनों के लिए बोले थे। कौन सा इक्वेशन? जो काट लास्ट में वाला दो गो जो हाँ है। ये जो लिखा हाँ है ये वाला रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। नाउ हम तुमको बोले कि इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी क्या है, तो इट इज डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। माइक्रोस्कोप माइक्रो नहीं, एक प्रॉपर्टी है, इंटरनल एनर्जी एक प्रॉपर्टी है ना, हाँ सर। लाइफ से तो कौन सा प्रॉपर्टी है? माइक्रोस्कोप अरे रुक जाओ, हमको पूछें, हम किससे पूछेंगे, हमको पहले बताइए इंटरनल एनर्जी कौन सा प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव? नहीं पता, फाइन, इनको बताएगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रवीण एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, गोलू एक्सटेंसिव है, प्रिंस एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव है। क्यों एक्सटेंसिव है? पाथ पे डिपेंड नहीं करता इसलिए एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव किसको कहते हैं? गलत। बता प्रवीण, क्या सर? एक्सटेंसिव क्यों है? एक्सटेंसिव सर, जैसे कि मान लीजिए एक्सटेंसिव क्यों है बोलो। अच्छा इंटरनल एनर्जी सर, मान लीजिए इसका जो इंटरनल एनर्जी हुआ, इसको अगर दो भाग कर दें तो दोनों के इंटरनल अलग अलग हो जाएगा, मास पे डिपेंड कर रहा है। और की बता पिंकू। और हम क्लास में ये सर मास पर डिपेंड करता है, मास ज्यादा तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, मास पर डिपेंड करता है। मतलब मास ज्यादा तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब अगर हम बोले कि मेरे पास एक छोटका पत्थर है, मेरे पास एक बड़का पत्थर है, तो छोटका के पास कम एनर्जी और बड़का के पास ज्यादा एनर्जी रहेगा।
यही वाला मतलब। और कोई दलील? दलील क्या चीज? और कोई दलील देना चाहेगा इस बारे में कि एक्सटेंसिव क्यों है? नहीं। आज के क्लास में जितना पढ़ा है उस बेसिस पे बोलो। कुछ नहीं। इंटेंसिव है, वेरी गुड। बताओ कैसे इंटेंसिव है? साइज पे करता है। साइज पे डिपेंड करता है तो इंटेंसिव होगा। तो भैया तुम डेफिनेशन ढंग से पढ़ गया है ब्रो यार। डिपेंडेंट ऑन मास साइज। छोटा पत्थर है तो सर उसका शेप मैनेज रखने के लिए उसमें कम इंटरनल एनर्जी जरूरत पड़ता होगा। हम अभी भी बोले कि इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नाउ मोर द नंबर इज मॉलिक्यूल्स, more will be the energy, less is the number of molecules, less will be the energy. तो if more number बढ़ रहा है तो अमाउंट बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रहा है, दिस इज एक्सटेंसिव। अमाउंट घट रहा है तो हो जाएगा। नाउ इफ एनी प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिव तो हम लोग उसके साथ क्या करते हैं? मास से डिवाइड उसको मास से डिवाइड करके इंटेंसिव बना देते हैं। तो अगर हम उसको इंटेंसिव बना देते हैं तो उसको क्या कहेंगे, किस नाम से जाना जाएगा? स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी? पर यूनिट मास का जो एनर्जी पर यूनिट एनर्जी मास। एनर्जी पर यूनिट मास, या जो कहें कि इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास। चलो, तो एक क्वेश्चन का आंसर तो पायल नहीं दे पाई थी। पायल तुमसे दूसरा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी? उसका यूनिट क्या होगा? जूल। पक्का? अच्छे से सोच लो। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, यूनिट क्या होगा? अरे हो गया। नहीं पता? ठीक है, तुम बताओ। ओके, लेट मी गिव यू हिंट। ठीक है, ये रहा है हिंट, लिखा हुआ है सामने में। हम क्या इसमें हिंट दें? लुक एट दिस इक्वेशन और फिर हमको बताओ। देयर आर टू हिंट्स। सबसे पहला लुक एट दिस इक्वेशन, दूसरा वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। What will be the unit of this du? du का यूनिट क्या होगा इस इक्वेशन में? तुम बताओ बालिका, du का यूनिट? जूल। ओके, माय सिंपल क्वेश्चन, व्हाई सो मच लैक ऑफ कॉन्फिडेंस? इतना क्यों सेल्फ डाउट में रहता है? आता है तो ठीक, नहीं आता तो वो भी ठीक है। कौन को बता देगा, नहीं बताएगा हम बताएंगे। सेल्फ डाउट जूल ही होगा। तो जूल बोला तो बोलो, हाँ ठीक है सर जूल होगा, बाकी देखा जाएगा जो होगा सो। यस, यू आर करेक्ट। इट विल बी जूल और किलो जूल, जिसमें तुम अगर तुम इसको जूल क्यू को हीट को जूल बोली हो तो ये भी जूल हो जाएगा, वो भी जूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी इक्वेशन में किसी दो प्रॉपर्टीज, किसी दो चीज को तभी आइडिया सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों का यूनिट सेम हो। अगर यूनिट सेम नहीं है उसका आइडिया सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो आई एम एडिंग ना dq इज इक्वल टू du प्लस dw। तो dw और du को जोड़ रहे हैं। ये जोड़ कब सकते हैं? जब दोनों का यूनिट बराबर हो। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? इट इज जूल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट? इट इज जूल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ du? इट इज जूल। ठीक है, नाउ आई वाज आस्किंग स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज? Any property per unit mass. So what is unit of U? It was kilojoule या joule. What is the unit of specific? Joule per kg. कहीं से joule per kg या joule per gram, whatever, kilojoule per kilogram या joule per gram, whatever you would like. ठीक है, तो इन सारे आलतू फालतू क्वेश्चंस में इतना कम कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी बैड। ठीक है,
अभी सब लिखवाना भी है कि समझ गया कि आगे बढ़े सब चीज से? आगे बढ़िए सर। आगे बढ़ना, चलो। ठीक है, तो हम लोग अब थोड़ा 1 घंटा लेता है ना रे? थर्ड कंक्लूजन। नहीं सर, आप पढ़ाइए ना। बैठो। कोई दिक्कत नहीं। स्कूल बस पकड़ना, बैग पैक कर लिया। यही सर हो गया हाँ, वहाँ से बीच में बताएंगे सर कुछ बोल रहा है। क्या? बोलो। अरे वहीं से बोलो तुम मुझे। अंकल का फोन। अंकल बोलो, हम आके देंगे। छोड़। कौन बाजार जा रहा है? तब लेके जाओ। चलो ठीक है, तीसरा इसका कंक्लूजन क्या है? तीसरा कंक्लूजन एनर्जी नहीं द नेट एनर्जी ऑफ एन isolated system क्या तेल जला is always conserved. पहला दूसरा कल ही हो गया था, ये तीसरा है। यस सर, सही। क्या दिक्कत है? ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा रिजल्ट क्या है इसका? The net energy of an isolated system is always conserved. ठीक है, मतलब अगर मेरे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, एक अक्षर का तो क्या तुमको हजम नहीं होगा ना? कंटेंट बन रहा है, गलती है कमेंट। लो, कंटेंट बना रहा है। सर 0 कर देंगे 0 हाँ, तो बस इसीलिए तो कंजर्व्ड है। सच देता हूँ इसको कैसे प्रूव वही तो करेंगे अब वो नहीं करना है। कंजर मतलब बचाओ। क्या बोलता है कि नेट एनर्जी कंजर्व होता है। कंजर्व बोलो या कांस्टेंट बोलो, कंजर्व और कांस्टेंट। ठीक है, नाउ व्हेन आई एम सेइंग कंजर्व या कांस्टेंट, सो आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम, आई कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द यूनिवर्स। ठीक है, हम ये भी कह सकते थे इस स्टेटमेंट की जगह पे कि द नेट एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। पूरी यूनिवर्स का जो नेट एनर्जी है वो कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट तुमको प्रूफ करके समझाओ। कांस्टेंट नहीं सर, सर, ये गलत बात ये गलत बात है। है। यूनिवर्स ही सर जन कांस्टेंट नहीं है तो एनर्जी कैसे? अरे सब कुछ कांस्टेंट है। सर ये सब लोग जो बोल रहा है यूनिवर्स फैल रहा है, ओ बिग बैंग और बट हिंदू धर्म का नहीं है। हाँ, शुरू हो अर्थ जाओ। फ्लैट है। पहले यहाँ से समझते हैं, ठीक है? अरे पहले यहाँ समझ लो, ठीक है? व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, व्हेन आई एम सेइंग आइसोलेटेड सिस्टम, तो सिस्टम कैसा होगा? इसमें ना ही हीट जा सकता है, नहीं वर्क जा सकता। मतलब सिस्टम को अगर हम बनाए तो बेसिकली नहीं वर्क। एक क्लोज सिस्टम होगा, इसके बाहर हम लगा देते हैं इंसुलेशन। एंट्रोपी एनर्जी। ठीक है, एक ऐसा है, एक क्लोज सिस्टम है जिसके ऊपर में इंसुलेशन लगा दिया, कंप्लीटली सील्ड क्लोज्ड पैक्ड सिस्टम, जिसके ऊपर में इंसुलेशन लगा दिया ना। अगर इंसुलेशन लगा दिया तो हीट तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, हीट नहीं जा रहा है। क्या इसके ऊपर किसी तरह से वर्क किया जा सकता है? कर सकते हैं। कैसे वर्क करोगे? अंदर सिस्टम लगाए सिस्टम ये है ना, अच्छा अभी वो सिस्टम का नेक्स्ट है। नहीं, दिस इज नॉट सिस्टम। क्या इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं? नो अच्छा सर। ना, कुछ नहीं हो सकता है सर। सो अगर हीट नहीं जा सकता है, वर्क नहीं आ सकता है, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फॉर प्रोसेस क्या लिख सकते हैं? dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ये भी खत्म, ये भी खत्म, दोनों में चेंज है ही नहीं। ना तो चेंज इन हीट था, ना ही चेंज इन w है।
So what is du? 0. Change in internal energy is 0. When I am saying change in internal energy is 0, इसका क्या मतलब? कि पहले लेटर से मतलब अगर पहले एनर्जी इसका E1 था, बाद में इसका एनर्जी इसका E2 हो गया, अगर हम करें तो दोनों का समीशन 0 ही होगा, कोई एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब सही बात। और सॉरी इधर लिख देते हैं, और E1 is equal to E2। Yes, sir. मतलब क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स से बात बोलता है कि अगर कोई डब्बे में कोई चीज तुम रखे हो और उस पर तुम किसी भी तरह का काम नहीं किए हो तो अनंत काल के लिए वैसा ही रहेगा। ठीक है? अच्छा हाँ, ये बात कोई अति कह रहा था, देखिए डीलर में देखे थे, है ना? बोला था कि क्या मतलब सेब को अगर अच्छा पैक कर अरे यही तो अगला टॉपिक वही तो था। इसको नाम है इस एक्सपेरिमेंट का कि अगर तुम सेब अंदर में रख दे रहे हो, अभी क्या स्टेटमेंट क्या बोले थे? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स से बात बोलता है कि अगर किसी एक क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम में तुम कोई भी ना तो हीट दे रहे हो ना वर्क दे रहे हो तो अनंत काल के लिए वैसा ही रहेगा। मतलब उसका नेट एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा, उसमें एनर्जी कहीं नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो पॉइंट इज, ये बात क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स ये बात नहीं बोलता है, वो कुछ और बोलता है। क्या वो ग्रेट दैट एप्पल वाला जो एक पैराडॉक्स है कि एक डब्बा में अगर एप्पल रख दे रहे हैं तो वो एप्पल है भी, एप्पल नहीं भी है, एप्पल खत्म भी हो चुका है, और एक ही टाइम पे वो सारा असम्पशंस ट्रू है। हाँ, ठीक है, तो दिस इज एन पैराडॉक्स। तो ये थर्मोडायनेमिक्स इसके बारे में नहीं बोलता है। क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स तो कहता है जो चीज देख रहे तभी तक है, नहीं तो वाइब्रेशन है वो पूरा। बस वही बात है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स यही तो कहता है कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स इस बात का उल्लंघन करता है, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स इस बात को नहीं मानता है, इसलिए क्लासिकल है। ठीक है, यही कारण है कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स हम लोग इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में लाते हैं, क्वांटम को इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में नहीं लाते हैं। ठीक है, खैर वो सब बात अलग है। सो इज इट ओके? क्या इतना तक समझ में आया? जी सर। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत? जी सर, बस लिखने में। ओके, बस लिखने में दिक्कत है तो लिखो जल्दी जल्दी फटाफट, फिर हम लोग चलेंगे इसके फोर्थ कंक्लूजन के ऊपर में। क्या चीज? एगो सर है 20 किलोमीटर। झूठो कॉपी भर दे रहे हैं ना? नहीं, लेकिन बोले पट्टोल को तो घर जाना है। बताते कुछ नहीं, खाली कॉपी भरा दे। सर FLT लिखे हैं। हाँ, फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स। जी सर, हो गया। सर आप जो बोले कि पूरा यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, उसका फिर प्रूफ होगा? को बताते बर्दाश्त करो। फिर पहली बार सुने। इसका मतलब वर्मा जी का लेकिन काम तो ओके, यहाँ मिटा दें। नो सर। चलो सिर्फ डायग्राम मिटा दूं, डायग्राम से समझ जाएगा। नाउ व्हाट इज सिस्टम? एनीथिंग व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। So let us say this is a system. ठीक है? यस सर। And the gas inside this system. सिस्टम बोली तो चलो ठीक है, there is gas inside. एक सिस्टम है, बलून समझ लो, ये मेरा सिस्टम, बलून इज माय सिस्टम, और उसके अंदर में गैस है। नाउ बलून लेट अस से कि धीरे धीरे उससे हीट निकल रही है, तो बलून कंडेंस होता जाएगा, उसका एयर छोटा होता जाएगा, और वो हीट जाएगी कहाँ? सराउंडिंग में। वेरी गुड, सराउंडिंग में गई। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज सराउंडिंग। ठीक है, नाउ व्हाट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग? यूनिवर्स। दिस इज माय यूनिवर्स। इस यूनिवर्स का बात करते हैं तब ठीक ना सर, तुमको छोटा सा गढ़ा वाला भी यूनिवर्स। ठीक है, तो अगर हम इस यूनिवर्स हम थर्मोडायनेमिक्स में इसी की बात करते हैं, ज्यादा बड़ी बातें नहीं हो पाती हैं, छोटा आदमी। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो क्या यूनिवर्स के ऊपर कोई हीट आ रहा है? ऐसे तो नहीं। क्या यूनिवर्स से बाहर कोई वर्ग जा रहा है? नहीं। तो ना ही हीट हो रहा है, नहीं वर्ग जा रहा है, तो सेम स्टेटमेंट तो था। सही बात। अगर ना हीट आ रहा है ना वर्ग जा रहा है तो यूनिवर्स का भी एनर्जी कांस्टेंट है। चलो, हाँ, तो यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, याद रखना। यूनिवर्स के हम लोग स्टडी नहीं करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, व्हाई? बिकॉज़ यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब बात करते हैं तुम्हारी बात समस्या की, अब बड़का वाला यूनिवर्स की बात करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट्स होल्ड्स ट्रू फॉर दैट आल्सो। ये स्टेटमेंट उस यूनिवर्स के लिए भी सही है। अब वो कैसे सर? वो तो एक्सपैंड कर रहा है। तो हमने ये कब कहा था कि एक्सपैंड, यूनिवर्स के अंदर में कुछ को एक्सपैंड नहीं कर सकता, यूनिवर्स के अंदर में कुछ को कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता, ऐसा कुछ कहते क्या? हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर तुम्हारा यूनिवर्स इतना बड़ा भी हो गया ना
तभी वो यूनिवर्स ही रहेगा। फॉल्स बात है, तो नहीं समझ रहा। गैस को तो समझ लो, जैसे सिस्टम था मेरा गैस का, यस सर। अगर मेरा गैस एक्सपैंड करता है, ठीक है, तो बैलून बड़ा हो जाएगा। Yes. और व्हाट इज माय सिस्टम? बलून अभी भी तो बैलून ही है, तो जो भी ऑब्जर्वेशन है तो बैलून बड़ी करेंगे ना, इरिस्पेक्टिव इट्स साइज, करेक्ट ना? सिमिलरली तुम्हारे हिसाब से अगर कह रहा है कि सर यूनिवर्स एक्सपैंड करता है, मान लेते हैं यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, फिर भी तो एक्सपैंड करके मेरा यूनिवर्स ही है, तो उस यूनिवर्स पर भी कौन सा हीट है, कौन सा एनर्जी आ रहा है? जो भी एनर्जी है वो विद इन द यूनिवर्स ही है ना। तो अब सिस्टम और सराउंडिंग का जब डिफिनेशन हम पढ़ाए थे, हम तभी बात को समझाए थे कि सिस्टम के अंदर में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक सिस्टम से रिलीज करके कुछ बाहर ना चल जाए तब तक किसी बात नहीं। तो एनर्जी का ट्रांसमिट होना एक बाउंड्री फिनोमेना है। और अगर उस यूनिवर्स को तुम हमको जवाब दो, क्या यूनिवर्स को क्रॉस के, यूनिवर्स के बाउंड्रीज को क्रॉस करके कुछ बाहर जा सकता है? नहीं सर, बाहर जाएगा तो वहाँ भी यूनिवर्स ही आ जाएगा। वही बात, यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, यूनिवर्स का भी एनर्जी कंजर्व्ड है। नेट एनर्जी इस यूनिवर्स का भी, किसी भी यूनिवर्स का कांस्टेंट ही होता है, नेट एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, फॉर्म बस बदलता है। आपको वैसा सुपरनोवा हो गया, बहुत एनर्जी हो गया, हाँ तो भैया जब वो कलेक्टेड था तो वो सनराइज फॉर्म में था ना एनर्जी, हट गया तो अब एनर्जी जीरो, डिस्पर्स्ड है। जीरो नहीं होगा, डिस्पर्स होगा। जब सुपरनोवा नहीं हुआ था तब एनर्जी सनराइज फॉर्म पे था, बट जब सुपरनोवा हो गया तो एनर्जी डिस्पर्स हो गई, पर एनर्जी तो तभी था। वो जो है ना गैस ज्वाइन करता है। जान लेना भाई, छोटा मोटा चीज है, बड़ी बड़ी शहरों में छोटा मोटा चीज कोई लेना देना नहीं वो सब चीज से, फर्जी की बातें हैं, छोड़ भूल जाओ, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड कंक्लूजन, यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम एंड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इंटरनल एनर्जी जीरो, चेंज इन इंटरनल वही इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होता। एनर्जी कांस्टेंट होता है। क्या चीज? अगर इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा ना, वो चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। जीरो कर लिया हो जाएगा। यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट होगा थर्ड रिजल्ट में, यही सर। हाँ, थर्ड हम लिख रखे हैं, उसी में एक ये पॉइंट आता है कि यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व्ड है। नाउ फोर्थ, कुछ नहीं होगा। फोर्थ कंक्लूजन, फोर्थ कंक्लूजन क्या है? दिस कंक्लूजन सेज दैट perpetual motion machine of type 1 is impossible. यस सर, यही होता है। इसका वर्चुअल मशीन बता दिए क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ये एक मतलब फोर्थ कंक्लूजन ये है कि perpetual motion machine of type 1 is impossible. perpetual motion machine इसको बोलते हैं PMM of type 1 is impossible. जो सारा लॉ ऑब्रे करता है वो फिर भी लॉ ब्रेक करता है। ठीक है, क्या बोला? परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ टाइप 1 इज इम्पॉसिबल। क्या होता नहीं होता अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, तो क्लास में भी जानेंगे परपेचुअलिटी का मतलब क्या होता है। कल लिखेंगे, पहला हेडिंग यही रहेगा, फिर लिखेंगे। तो कैसे लग रहा है थर्मोडायनामिक्स के लॉज का रिजल्ट? जा तुम जाओ। अच्छा रिजल्ट है ना।